Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the third unit, magnetic effects of current and magnetism, of third chapter, magnets and earth magnetism. And our today's topic is to find the torque on a magnetic dipole in external magnetic field. When we placed a natural magnet in external magnetic field, then find the torque on it, कि how much amount of torque it will experience. So we will find the torque on it. ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बी स्ट्रेंथ है इसकी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी कि यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड बी. वहां पे इलेक्ट्रिक यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता था उसको क्या बोल देते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यहाँ पे क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. मैंने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डायपोल रखा. डायपोल क्या था, नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, कभी सेपरेट तो हो ही नहीं सकते. तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल है. इनकी पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, m. इसकी भी कितनी होनी चाहिए, फिर m ही होगी. अब इसकी जो डायपोल की लेंथ है वो कितनी है, 12. और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बताई थी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन. तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर ये. तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा इनके साथ में वो कितना बनेगा, थीटा. यहाँ पे भी वही बनेगा थीटा. आप कभी ये सोच रहे हो कि यहाँ पे अलग, यहाँ पे भी थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा. यानी ये मैग्नेटिक डायपोल जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. अब इस पे फोर्स देखते हैं और बाद में टॉर्क कैलकुलेट करेंगे. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कहा फोर्स ऑन नॉर्थ पोल in external magnetic field B. In external magnetic field B. कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसमें नॉर्थ पोल रखेंगे. अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बताई थी, कहीं पे भी फोर्स कैलकुलेट करना है वहां पे नॉर्थ पोल 1 यूनिट स्ट्रेंथ पुट करो और देख लेंगे कितना फोर्स लगेगा. तो इस फोर्स की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की F1. और यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया कि जो नॉर्थ पोल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर मैं ये कहूँ इधर नॉर्थ पोल था, कहीं इधर साउथ पोल था, तो नॉर्थ से साउथ ही तो जाती है. और अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल पे देख रहा हूँ तो नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट. इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, सेम डायरेक्शन में. कितनी वैल्यू होगी, जैसे वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट करते थे कि व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q कूलम्ब चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड E. तो वहां पे Q इंटू में E करते थे. यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी है, M है. मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B. तो यहाँ पे कितना हो गया, फील्ड स्ट्रेंथ M इंटू में B. तो यहाँ पे कितना आएगा, M इंटू में ये वैल्यू थी. इसका मतलब ये सेम डायरेक्शन में होगा फोर्स. आप ये लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए, इन सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक, जैसे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा. साउथ पोल के पे क्या लगेगा, जस्ट अपोजिट. जैसे मैंने कहा था साउथ पोल को आप नेगेटिव चार्ज मानो, नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज मान के चलो. जो पहले डेरिवेशन किया था वो ही सिमिलर डेरिवेशन होगा. तो यहाँ पे हमें F1 पता चल गया. फोर्स अब साउथ पोल पे देखते हैं. फोर्स ऑन साउथ पोल ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B. तो यहां पे मैंने कैलकुलेट किया था, इसको मैंने नाम दे दिया F2. अब यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बताया था, इधर कहीं पे नॉर्थ पोल होगा, इमेजिनरी मान ली इधर कहीं साउथ, तभी तो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है. यहाँ पे साउथ पोल है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, जस्ट अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड. ये हमने मान लिया F2 फोर्स. तो यहाँ पे कहें तो डायरेक्शन वही थी, माइनस में M इंटू में B. ये नेगेटिव साइन सिर्फ क्या बता रहा है कि यहाँ पे साउथ पोल पे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेगी फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन अपोजिट ऑफ B. जो मैग्नेटिक फील्ड थी एक्सटर्नल उसके जस्ट अपोजिट में लगेगा. लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों के पोल की स्ट्रेंथ हमेशा क्या होती है, सेम होती है, M. यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो सभी जगह डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम. तो B की वैल्यू भी क्या है, सेम. जस्ट डायरेक्शन चेंज है. तो यहां से हम कह सकते हैं सो F1 इज इक्वल टू माइनस F2. बट
मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट। यहाँ पे सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा F1 का, अगर यहाँ पे 5 न्यूटन है तो इस पे कितना लग रहा होगा 5 न्यूटन, इस पे 10 है तो इस पे भी कितना होगा 10, बट दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो एक दूसरे से अपोजिट होगी। तो आप ये कह सकते हो कि नेट फोर्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। सो देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, कि यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो डायपोल होगा वो लीनियरली ना आगे जाएगा ना पीछे, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, लीनियर मोशन नहीं होगा बेसिकली, कि हम ये कहें कि इस पे कहीं पे नेट फोर्स लग रहा है, ये एक डायरेक्शन में कहीं पे चलने लगे। हाँ, अगर कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग थी और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे अलग थी, तो इसका मतलब F1 की वैल्यू अलग आएगी, F2 की अलग आएगी, तो फिर तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स होगा, और नेट फोर्स होगा तो इसका मतलब ये डायपोल कहीं ना कहीं लीनियर डायरेक्शन में भी मूव करेगा अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स हमेशा कितना आएगा, 0, दैट मींस देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन। ये मैग्नेटिक डायपोल यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा। अब देखते हैं क्या ये रोटेट भी करेगा, लीनियर तो नहीं जा रहा, ना आगे ना पीछे कहीं पे नहीं जा रहा, तो क्या ये रोटेट भी कर सकता है? तो रोटेशनल मोशन देखते हैं इसके पीछे क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किया टॉर्क। अब मुझे टॉर्क का आइडिया क्यों आया कि यहाँ पे टॉर्क लग सकता है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी टर्म्स कह सकता हूं कि जो दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं दे आर नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कि मैं इस फोर्स की बात करूं तो ये फोर्स इस लाइन में है, और इस F2 की फोर्स की बात करूं तो ये F2 इसमें है। यानी इस मैग्नेटिक डायपोल पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इधर, इस पे फोर्स लग रहा है इधर, तो ये क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, दोनों फोर्स एक लाइन में नहीं है। अगर ये एक लाइन पे होते यहाँ पे कि ये इधर और ये इधर, तो ये रोटेट भी नहीं करता। ये अलग अलग लाइन पे, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो इसका मतलब बोथ फोर्स आर नॉट एक्टिंग on same line of action of force, same line of action of force। कि यहाँ पे जो फोर्स की लाइन है उसकी सेम लाइन में एक्ट नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमारे पास में क्लियर हो गया कि इट फॉर्म्स ए कपल ऑफ फोर्स। ये जो फॉर्म करेंगे फॉर्म कपल ऑफ फोर्स। ठीक है, ये कपल ऑफ फोर्स को जनरेट करेंगे बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं आगे। तो कपल ऑफ फोर्स होंगे तो रोटेशनल मोशन करना होगा, रोटेशनल मोशन होगा तो सो टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है बहुत बेसिक। कोई भी फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में, अब एक लाइन ये है एक लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट, तो सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच में अगर मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करूं। अब ये डायपोल की लेंथ तो कितनी थी, 2l, थीटा ये एंगल बन रहा था, थीटा के साथ अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 2l cos थीटा, बट हमें तो ये चाहिए परपेंडिकुलर, तो इसके साथ एंगल नहीं है, तो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आएगी, 2l sin थीटा। रिजोल्व कर लेते हैं इस डिस्टेंस को, तो 2l sin थीटा, हमें फोर्स भी पता था, सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू m इंटू बी। कोई भी फोर्स ले लेंगे, दोनों की वैल्यू है m इंटू बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया 2l sin थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू में 2l, और यहाँ पे हो गया b और ये sin थीटा। अब ये पोल स्ट्रेंथ थी एक मैग्नेटिक पोल की, और दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो टॉर्क इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M b इंटू में sin थीटा, क्योंकि कैपिटल M जो था वो स्मॉल m एक पोल की स्ट्रेंथ इंटू में दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल। अब यहाँ पे देखें कि एक वेक्टर क्वांटिटी साउथ पोल से नॉर्थ की डायरेक्शन होती है हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है,
एंगल क्या दोनों के बीच में है? तो यहाँ पे देखें तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही तो था साउथ से नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक फील्ड थी, तो दोनों के बीच का ही तो एंगल था थीटा। सो इन वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, क्योंकि इसको एक्सपेंड अगर करोगे, एक्सपेंड करेंगे तो वही होगा a क्रॉस b की तरह, a b साइन थीटा। तो यहाँ पे a की जगह m b साइन थीटा, थीटा जो है वो m और b के बीच का ही है। तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्शन क्या होगी? बाय राइट हैंड थंब रूल, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से आप स्टार्ट करोगे। मैं राइट हैंड की फिंगर को इसकी डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा पहले इधर, फिर किधर मुड़ना हमें? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो थंब जो होगा वो किधर जाएगा? परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। दूसरी बात, जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, m के भी परपेंडिकुलर होगी और b के भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। इसी का एक स्पेशल केस देख लें। स्पेशल केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो एंगल, तो साइन 0 भी 0 होता है, 180 भी कितना होता है? 0। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। दैट मीन्स देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन। अगर मैं ये कहूं कि ये जो डायपोल था वो तो कुछ एंगल पे था, लेकिन मैं इसको डायपोल को ऐसे रख देता, कहीं पे भी नॉर्थ होता कहीं पे साउथ होता, तो इस पे कोई रोटेशनल टॉर्क नहीं लगता और ये रोटेट भी नहीं होता, ना लीनियर मोशन होता ना रोटेशनल। ये यहाँ पे था तो यहीं पे रहेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसका मतलब उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन से बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ना तो ट्रांसलेटरी मोशन है ना रोटेशनल मोशन है। दैट मीन्स इट इज परफेक्टली इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। और अगर थीटा इज टू, आगे देखेंगे कि स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा नेक्स्ट डेरिवेशन में पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पे। अभी याद रखने के लिए आप रख सकते हो 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, 180 डिग्री पे अनस्टेबल होता है। व्हाट विल हैपन इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री? तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू पुट करें इन सेट मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, एम बी साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू लगेगा प्लस एम बी, जिसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। अगर मैं एक मैग्नेटिक डायपोल को, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे रख देता हूं, बिल्कुल इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? नीचे से ऊपर की डायरेक्शन होगी या ऊपर से नीचे। तो इस लाइन के साथ में मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90, और 90 बनाएगा तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा टॉर्क। तो इसका मतलब टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोटेशन होने के चांसेस होंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये मैक्सिमम टॉर्क लगता है जब परपेंडिकुलर होता है थीटा 90 डिग्री, और थीटा 0 या 180 होता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, वो रेस्ट कंडीशन में रहता है। तो ये था टॉर्क के बारे में, जो हमारा बिल्कुल सिमिलर था जब हमने डायपोल को पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे भी कैलकुलेट किया था। बिल्कुल सिमिलर है उस स्टेप में और इस स्टेप में लेके। तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रिक में भी और मैग्नेटिक में भी। थैंक यू।